इनफ्लोरेसेंस। तो बच्चों पिछली क्लास तक आपने इसमें लीफ तक का मामला पढ़ लिया। आज हम लोग इसमें थोड़ा आगे चलेंगे और आज हमारी क्लास पुष्पक्रम पे रहेगी। वास्तव में जो पिछली क्लास है उसमें तो एनसीईआरटी में फिर भी टॉपिक में कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, पुष्पक्रम में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसे चालू करने से पहले ही खत्म कर दिया, 3-3.5 लाइन में इसने पुष्पक्रम को खत्म कर रखा है। तो अपन लोग एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, परंतु इसमें एनसीईआरटी से भी कुछ थोड़ा सा बाहर से भी पढ़ेंगे अपन। एग्जाम्पल बेसिस टॉपिक है, डायग्राम बेस्ड टॉपिक है, तो आप एग्जाम्पल और डायग्राम को थोड़ा सा लर्न करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पुष्पक्रम। तो सबसे पहले तो इसमें मैं आपको एक दो परिभाषाएं पढ़ाऊंगा और उसके बाद अपन लोग इसमें इसके प्रकार पढ़ेंगे। मतलब सबसे पहले कंटेंट की बात करें तो कंटेंट में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा इसमें परिभाषाएं। कंटेंट में कुछ परिभाषाएं, ये अपन इसमें एक दो शब्दों की परिभाषाएं पढ़ लेंगे तो अपने को क्या टॉपिक थोड़ा इजी हो जाएगा। ये पहला कंटेंट पढ़ाऊंगा और इसके बाद में अपन इसमें पुष्पक्रम के प्रकार पढ़ेंगे, ब्रीफ में पढ़ेंगे, मतलब संक्षिप्त में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया हुआ इस टॉपिक में, पर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो अपन एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ परिभाषाएं। कुछ परिभाषाओं में मैं सबसे पहले आपको परिभाषा बताऊंगा इसमें पुष्पावली वृंत। ये एक वर्ड बोला मैंने, पुष्पावली वृंत। इसका एक और नाम भी लिखा जा सकता है पुष्पाक्ष, या इसको एक और बोल सकते हैं मात्र अक्ष, मात्र अक्ष, या इसको अपन पुष्पक्रम अक्ष के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको पेडंकल, पेडंकल या मदर एक्सिस। खैर, होता क्या है पुष्पावली वृंत? पेडंकल क्या होता है? वह अक्ष जिस पर पुष्पक्रम विकसित होता है उसे अपन पुष्पावली वृंत या पुष्पाक्ष या मात्र अक्ष कहते हैं। अपने सिंपल सी बात बोल सकते हैं, पुष्पक्रम की अक्ष, मतलब जिस अक्ष पर पुष्पक्रम विकसित होगा वह अक्ष पुष्पावली वृंत या पुष्पाक्ष या मात्र अक्ष कहलाती है। पुष्पक्रम की अक्ष है ये पुष्पावली वृंत। खैर, एक पुष्पक्रम के जितने भी पुष्प होंगे वो जिस अक्ष पर लगे होंगे वो कहलाएगा पुष्पावली वृंत। एक परिभाषा अपन पढ़ते हैं पुष्पवृंत की, पेडिसल बोलते हैं इसे इंग्लिश में, पेडिसल। ये क्या होता है? ये पुष्प का वृंत है, अकेले पुष्प का वृंत। एक अकेला पुष्प जिस डंठल पर लगा होता है, अकेला पुष्प। इन दोनों में अंतर क्या है? पुष्पावली वृंत में तो कई सारे पुष्प होते हैं, पूरा पुष्पक्रम है, वहां पर कई सारे पुष्प होंगे, और पुष्पवृंत पर केवल एक ही पुष्प लगा रहेगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि सारे पुष्पों में वृंत हो। ऐसे पुष्प जिनमें पुष्पवृंत पाया जाता है वो होते हैं सवृंती पुष्प। अंग्रेजी में उन्हें बोलते हैं पेडिसिलेट फ्लावर, सवृंती पुष्प, मतलब पेडिसिलेट फ्लावर। इनमें क्या होता है? पुष्पवृंत पाया जाता है प्लस पुष्पवृंत। और जिनमें पुष्पवृंत नहीं होता वो पुष्प क्या कहलाते हैं? अवृंती पुष्प, अवृंती पुष्प। ऐसे पुष्प जिनमें पुष्पवृंत नहीं पाया जाता वो कहलाते हैं अवृंती पुष्प। अंग्रेजी में बोलते हैं उनको सेसाइल फ्लावर माइनस पुष्पवृंत। ये चीजें आपके बार बार मैं बोलूंगा, सवृंती पुष्प, अवृंती पुष्प, तो अपन ने शुरू में ही इनको पढ़ लिया। ये परिभाषाएं थी जो आपको ध्यान रखनी है। एक परिभाषा और इसमें भी, पुष्पक्रम किसे कहते हैं? जिस चैप्टर को आप पढ़ना चाह रहे हो पुष्पक्रम, वो क्या चीज है? इनफ्लोरेसेंस क्या चीज होती है? नाम ही कह रहा है ये पुष्पों की व्यवस्था है। पुष्पक्रम का मतलब पुष्पों की व्यवस्था। पर पुष्पों की व्यवस्था कहां देखोगे? पुष्पों के गुच्छे में पुष्पों की व्यवस्था देखेंगे। भाई जब गुच्छा होगा तभी व्यवस्था करने की जरूरत पड़ेगी, और ये गुच्छा जिस अक्ष पर लगा होगा उस अक्ष का नाम होगा पुष्पावली वृंत। यानी पूरी बात बोले, पुष्पावली वृंत पर पुष्पों के गुच्छे में पुष्पों की व्यवस्था को पुष्पक्रम कहते हैं। यानी पूरी परिभाषा क्या आ गई? सबसे पहले पुष्पावली वृंत, पुष्पावली वृंत पर पुष्पों के गुच्छे में, पुष्पों के गुच्छे में पुष्पों की व्यवस्था। ये पूरे के पूरे गुच्छे में देखने वाली बात है।
और वो गुच्छा जिस शख्स पर लगा होगा उसका नाम पुष्पावली वरंत होगा। यानी पूरी बात ये हो गई ना कि पुष्पावली वरंत पर पुष्पों के गुच्छे में पुष्पों की व्यवस्था पुष्पक्रम या इनफ्लोरेसेंस कहलाती है। अभी अपन जब कभी भी पुष्पक्रम की बात करेंगे तो गुच्छे की बात करेंगे, अकेले पुष्प की बात नहीं करते सामान्यतया। इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि पुष्पों के गुच्छे में पुष्पावली वरंत पर इनकी जो व्यवस्था होती है वही व्यवस्था पुष्पक्रम कहलाती है। अब अपन यहां एक टर्म कई बार और यूज करेंगे, रिसेप्टेकल। ये क्या होता है? रिसेप्टेकल, ये भी सुन लीजिए। रिसेप्टेकल का मतलब होता है चपटा पुष्पावली वरंत। कभी कभी पुष्पावली वरंत कैसा हो जाता है? चपटा। और जब ये चपटा हो जाता है तब अपन इसको रिसेप्टेकल के नाम से जानते हैं। ये शब्द अपन इस चैप्टर में जगह जगह पर यूज करेंगे, इसलिए मैंने इनको सबसे पहले एक हेडिंग में पढ़ लिया कुछ परिभाषाओं में। अब अपन यहां पुष्पक्रम के प्रकार पढ़ेंगे। यहां से ये टॉपिक पूरा स्टार्ट होता है पुष्पक्रम के प्रकार। और देखो एक बात जानते हो आप, एक नारा आपने पढ़ा है, फिर प्रकार फिर आधार। जब कभी भी अपन किसी भी चीज के प्रकार पढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता है वो आता है कि ये प्रकार किस आधार पर बने हैं। तो अपन आज यहां पर वही चीजें कर रहे हैं, पुष्पक्रम के प्रकार किस आधार पर पढ़ेंगे कि पुष्पावली वरंत जो है उसके शीर्ष पर पुष्प बना है या नहीं। भाई पुष्पावली वरंत की वर्दी भी देखो उसके शीर्ष से ही होती है। अगर उसका शीर्ष पुष्प में समाप्त हो गया इसका मतलब है उसकी वर्दी सीमित है, क्योंकि वर्दी बिंदु पुष्प में समाप्त हो गया। वर्दी बिंदु समाप्त हो गया तो वर्दी रुक गई। और अगर उसके शीर्ष पर पुष्प नहीं बना है इसका मतलब है कि उसमें वर्दी आज भी जारी है, सतत रूप से जीवन पर्यंत वर्दी जारी है। तो देखना यह है कि शीर्ष पर पुष्प बना है या नहीं बना। दो केस हो जाएंगे, या तो बनेगा और या नहीं बनेगा। इसका मतलब पुष्पक्रम के जो प्रकार पढ़ेंगे अपन वो दो प्रकार के पढ़ेंगे पुष्पक्रम। ये लीजिए, पुष्पक्रम का प्रकार या के प्रकार एक ही बात है, और वो आपने पढ़ लिए दो प्रकार। और वो आपने किस आधार पर पढ़े? मैंने बोला पुष्पावली वरंत की वर्दी सीमित है अर्थात इसके शीर्ष पर पुष्प बना है, या असीमित है अर्थात इसके शीर्ष पर पुष्प नहीं बना है। इस आधार पर हम पुष्पक्रम दो प्रकार के पढ़ेंगे। ध्यान से, पहला प्रकार आप पढ़ोगे एसीमाक्सी, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रेसिमोज। ये लीजिए रेसिमोज। और दूसरा प्रकार आप पढ़ोगे यहां पर सेसिमाक्सी, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं साइमोज। इनके नाम आपने पहले भी सुन रखे हैं मुझसे, साइमोज। प्रकार का आधार याद रखना, शीर्ष पर पुष्प बना है या नहीं बना हुआ, या यूं कह सकते हैं पुष्पावली वरंत की वर्दी सीमित है या असीमित है। इस आधार पर दो प्रकार के पुष्प पढ़ेंगे। मैं पहला लेके आ रहा हूं आपके सामने एसीमाक्सी पुष्पक्रम। इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। अपना एक नियम भी था कि जब भी किसी चीज के हम प्रकार पढ़ेंगे तो सबसे पहले उन प्रकारों के वर्णन में उस आधार का वर्णन करेंगे जिसके आधार पर वो प्रकार बने हैं। एसीमाक्सी और सेसीमाक्सी किस आधार पर बने हैं कि पुष्पावली वरंत के शीर्ष पर पुष्प बना है या नहीं बना है, इस आधार पर। हम पहला पढ़ रहे हैं कौन सा? एसीमाक्सी। ध्यान से आप देखिए, इसका संधि विच्छेद कीजिए तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, असीम प्लस अक्षी। मतलब इसमें जो अक्ष होगा वो असीमित लंबाई वाला होगा। असीमित लंबाई का मतलब है कि आप बता नहीं सकते कि उसकी लंबाई कितनी रहेगी, और यह तभी संभव है जबकि पुष्पावली वरंत के शीर्ष पर पुष्प नहीं बने। यानी पहली बात, इसके मैं लक्षण पढ़ाऊं कि इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पावली वरंत के शीर्ष पर कभी भी पुष्प नहीं बनता, या यूं कह दीजिए पुष्पावली वरंत जो है उसका शीर्ष पुष्प में समाप्त नहीं होता। यानी पहली बात, पुष्पावली वरंत आपने बोला, इसकी बात बोली कि शीर्ष पर पुष्प नहीं, शीर्ष पर पुष्प नहीं बनता। मतलब यूं कह सकते हैं, अर्थात इसकी वर्दी कैसी होगी? पुष्पावली वरंत की वर्दी असीमित वर्दी होगी। यूं कह सकते हैं ये रहा पुष्पावली वरंत,
ये इसका शीर्ष, ये वर्दी बिंदु है, यहां पुष्प नहीं बना है। यानी इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पावली वरंत के शीर्ष पर कभी भी पुष्प नहीं बनता, अर्थात पुष्पावली वरंत की वर्दी असीमित होती है। यह इसका पहला लक्षण है, यह इसकी पहचान है। शीर्ष पर कभी भी पुष्प नहीं बनेगा। अब इसके शीर्ष के नीचे इस पुष्पावली वरंत पर पुष्प लगेंगे। पुष्प कैसे हो सकते हैं? यहां पर जो पुष्प लगे हैं, मैं असीमाक्षी की विशेषता बता रहा हूं, तो पुष्प यहां सवरंती भी हो सकते हैं और अवरंती भी हो सकते हैं। दोनों प्रकार के पुष्प हो सकते हैं। असीमाक्षी पुष्प के कई प्रकार आप आगे पढ़ सकते हैं। उनमें कुछ में सवरंती पुष्प होते हैं, कुछ में अवरंती पुष्प होते हैं। तो अभी अपन सारों को मिला के एक कॉमन इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए बताया कि इस पुष्पावली वरंत पर सवरंती या अवरंती पुष्प लगे होते हैं। अब ये किस क्रम में लगे होते हैं, ये खास बात है। अग्राभिसारी क्रम में विन्यासित होते हैं। पुष्प किस क्रम में विन्यासित होते हैं? अग्राभिसारी क्रम, एक्रोपिटल सक्सेशन। पढ़ चुके हो आप इसको। इसका मतलब होता है कि तो परिपक्व पुष्प होंगे वो आधार की ओर होंगे और जो तरुण पुष्प होंगे वो शीर्ष के निकट होंगे। आप यूं समझिए, मैं लिखूं इसको, अग्राभिसारी क्रम का मतलब परिपक्व पुष्प आधार की ओर, आधार पर, और तरुणतम पुष्प और तरुण पुष्प, या यूं कह दीजिए तरुण पुष्प शीर्ष पर, शीर्ष की ओर होंगे। जो सबसे ज्यादा परिपक्व होगा वो सबसे आधार पर होगा। मैं कुछ पुष्प बनाऊं समझाने के लिए। ये मैंने पुष्प बना दिए, ये इस पुष्पावली वरंत पर लगे हुए हैं, आप देख रहे हो। अब मैं इनकी परिपक्वता के क्रम को बताना चाहता हूं। अब जो परिपक्वता का क्रम है, मैं वो नंबरिंग से लिख रहा हूं यहां पर। जैसे ये एक नंबर का मतलब ये सबसे पहले खिला, ये इसके बाद में खिला, ये और बाद में, ये और बाद में, ये और बाद में। इसका मतलब ये हो गया, जो सबसे पहले खिला वो सबसे पहले परिपक्व हुआ, और जो सबसे पहले परिपक्व हुआ वो आधार पर हुआ, और जो सबसे बाद में खिला वो सबसे बाद में परिपक्व हुआ, मतलब वो सबसे तरुण था। यानी पुष्पों की परिपक्वता का क्रम आधार से शीर्ष की ओर क्रमशः घटता जाता है। यानी अपन यूं कहें कि परिपक्वता का क्रम आधार से शीर्ष की ओर घटता जाता है। अपन यूं लिखें, परिपक्वता का क्रम, परिपक्वता का क्रम। और आपने क्या बताया कि वो आधार से शीर्ष की ओर, शीर्ष की ओर क्रमशः घटता है, क्रमशः घटता है। एक सवाल आता है यहां पर कि असीमाक्षी पुष्पक्रम में तरुणतम पुष्पीय कलिका कहां स्थित होती है? तो तरुणतम कहां बताया आपने? शीर्ष के निकट बताइए आपने। और शीर्ष सिरे का दूसरा नाम आपने पहले पढ़ रखा है, और वो होता है दूरस्थ सिरा। तो ऑप्शन यू भी आ सकता है, असीमाक्षी पुष्पक्रम में तरुणतम पुष्पीय कलिका होती है, तो अपन कह सकते हैं दूरस्थ सिरे पर। और सबसे परिपक्व पुष्प कलिका कहां पर हो जाएगी? अपन कह सकते हैं आधारी सिरे पर। आधारी का मतलब समीपस्थ सिरे पर। याद रखने की बात है, तरुणतम पुष्पीय कलिका शीर्ष सिरे के निकट और परिपक्व पुष्प कलिका आधारी सिरे के निकट होती है। कभी कभी इसमें पुष्पावली वरन जब चपटा हो जाता है या हासित होता है, तब पुष्प केंद्राभिसारी क्रम में भी लगे होते हैं। एक और क्रम है, ये कभी कभी है, या केंद्राभिसारी क्रम। और केंद्राभिसारी क्रम का मतलब होता है केंद्र की ओर तरुण और परिधि की ओर वयस्क। परिधि की ओर वयस्क यानी परिपक्व पुष्प, और केंद्र की ओर तरुण पुष्प लगे होते हैं। अगर ऐसा क्रम है तो उसको बोलते हैं केंद्राभिसारी क्रम। अगर किसी भी पुष्पक्रम में पुष्पों की व्यवस्था इस प्रकार से है तो उसको अपन बोलते हैं असीमाक्षी पुष्पक्रम। यानी अगर मैं असीमाक्षी पुष्पक्रम के पूरे लक्षण आपको दोबारा पढ़ाना चाहूं तो इस तरीके से कि इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पावली वरंत के शीर्ष पर कभी भी पुष्प नहीं बनता, अर्थात पुष्पावली वरंत जीवन पर्यंत वृद्धि जारी रखता है, अर्थात इसकी वृद्धि असीमित होती है। इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पावली वरंत के पार्श्व में
एवरंती या सैवरंती पुष्प लगे होते हैं। ये पुष्प सामान्यतः केंद्राभिसारी या अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं। अग्राभिसारी क्रम का मतलब है पुष्पों की परिपक्वता का क्रम आधार से शीर्ष की ओर क्रम से घटता जाता है। मतलब आधारी सिरे या समीपस्थ सिरे पर सबसे परिपक्व पुष्प कलिका होती है, जबकि शीर्ष सिरे के निकट सबसे तरुणतम पुष्प कलिका होती है। हमने ये भी कहा कि कभी कभी जब पुष्पावली वृंत हासित होता है या चपटा होता है तब इस पर केंद्राभिसारी क्रम में पुष्प लगे होते हैं। केंद्राभिसारी का मतलब होता है परिधि की ओर वयस्क पुष्प होते हैं, जबकि केंद्र की ओर तरुण पुष्प होते हैं। अगर कोई भी पुष्पक्रम इस प्रकार की व्यवस्था के हिसाब से बनता है तो उस पुष्पक्रम को अपन असीमाक्षी पुष्पक्रम कहते हैं। अब ये कई प्रकार का होता है, कई सारे प्रकार, जैसे मैं कुछ के नाम लेता हूं, एसीमाक्स, स्पाइक, मैं और बोल दूं जैसे स्पेडिक्स, स्पाइकलेट, केटकिन, मैं और बोल दूं जैसे छत्रक, जैसे मैं और बोल दूं आपके समसिक, मैं और बोल दूं मुंडक। लेकिन ये प्रकार आपके सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है, इसलिए हम इनकी चर्चा नहीं करेंगे, ना मैंने आपके नोट्स में इनको लिख के दिया है। इनकी चर्चा अगर अपने को कहीं करनी है थोड़ी बहुत तो बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे, और वो इस टॉपिक के खत्म होने से ठीक पहले। अभी असीमाक्षी के बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब दूसरा आ रहा है इसका प्रकार, ससीमाक्षी पुष्पक्रम। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में इसका एक चित्र दिया हुआ है, इसलिए इसका थोड़ा सा डिटेल करेंगे। ससीमाक्षी, पहले इसके जनरल कैरेक्टर, इंट्रोडक्शन, जैसे कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है ससीमाक्षी, ससीम प्लस अक्षी, मतलब इसका अक्ष ससीम एक निश्चित सीमा वाला होगा। मतलब पहली बात जो इसकी पहचान है कि इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत के शीर्ष पर पुष्प बनता है, अर्थात पुष्पावली वृंत का शीर्ष पुष्प में समाप्त होता है, मतलब इसकी वृद्धि कैसे हो जाएगी, सीमित। यानी पहली बात आप जो बोलोगे पुष्पावली वृंत ये रहा, और आपने बोल दिया शीर्ष पर पुष्प बनेगा, शीर्ष पर पुष्प बनता है, और अगर इसके शीर्ष पर पुष्प बनता है मतलब इसकी वृद्धि कैसी हो गई, अर्थात सीमित वृद्धि होगी। पुष्पावली वृंत की वृद्धि सीमित होगी, ये पहली बात आ गई। यहां पुष्पावली वृंत में उसके शीर्ष के नीचे से शाखाएं निकलती हैं, और इन शाखाओं के शीर्ष पर भी पुष्प बनता है। यहां पुष्पावली वृंत बराबर शाखित, और खास बात शाखाओं के शीर्ष पर भी पुष्प बनता है, शाखाओं के शीर्ष पर पुष्प बनता है। दोनों बातें, पुष्पावली वृंत के शीर्ष पर भी पुष्प बनेगा, पुष्पावली वृंत की शाखाओं के शीर्ष पर भी पुष्प बनेगा। वृद्धि यहां पर सीमित होगी पुष्पावली वृंत की। पुष्पावली वृंत पर केवल अवरंती पुष्प लगे होते हैं, यहां खास बात है, पुष्प कैसे होंगे, केवल और केवल अवरंती। यहां पुष्प केवल अवरंती होंगे, यह खास बात है। कभी भी यहां पुष्प सैवरंती नहीं होंगे, अवरंती पुष्प होंगे। पुष्पावली वृंत पर पुष्प अवरंती होंगे, और ये तलाभिसारी क्रम में लगे होंगे, ये खास बात है। कौन सा क्रम बताया मैंने आपको, तलाभिसारी क्रम, बेसिपिटल ऑर्डर इंग्लिश में। अब ये कौन सा क्रम होता है, ये अग्राभिसारी का ठीक उल्टा होता है। इसमें परिपक्व पुष्प शीर्ष के निकट होगा और तरुणतम पुष्प आधारी सिरे की ओर होगा। यानी शीर्ष से अगर अपन आधार की ओर आए तो परिपक्वता का क्रम घटता चला जाएगा। तलाभिसारी क्रम का मतलब हो गया शीर्ष से आधार की ओर, आधार की ओर परिपक्वता का क्रम, परिपक्वता का क्रम क्रमशः घटता हुआ। यहां पर सबसे परिपक्व पुष्प कहां बताया, शीर्ष के निकट, मतलब दूरस्थ सिरे पर तो परिपक्व पुष्पीय कलिका होगी, शीर्ष का मतलब दूरस्थ सिरा, और तरुणतम पुष्पीय कलिका यहां समीपस्थ सिरे पर होगी। अग्राभिसारी का उल्टा। अगर कहीं पर भी ऐसा पुष्पक्रम है तो उसको अपन बोलते हैं ससीमाक्षी पुष्पक्रम। ये ससीमाक्षी पुष्पक्रम का अपन इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। अब अपन
सहसीमाक्षी पुष्पक्रम के प्रकार पढ़ेंगे और फिर प्रकार, फिर आधार। आधार रहेगा इसका शाखन का प्रकार, मतलब जो पुष्पावली वृंत है उसमें किस प्रकार का शाखन है, उस आधार पर हम इसको 3 प्रकार का पढ़ेंगे। मैं सहसीमाक्षी पुष्प के प्रकार पढ़ाना चाह रहा हूं और आपने कितने बता दिए, वो 3 प्रकार। और वो आपने किस आधार पर बताए हैं, वो आपने बताया शाखन के आधार पर। तो स्टार्ट करते हैं इसके 3 प्रकार शाखन के आधार पर। ये इन दोनों में कंपैरिजन भी आपने देख लिया। एनसीईआरटी में प्रकार नहीं दिए हुए, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो खत्म हो चुका है, लेकिन एनसीईआरटी में सहसीमाक्षी पुष्पक्रम का एक बढ़िया चित्र दिया हुआ है, इसलिए मुझे उसको पढ़ना पड़ेगा। अपन इसके प्रकार पढ़ रहे हैं। प्रकार में पहला प्रकार एक साखी सहसीमाक्षी, ये आ गया एक साखी सहसीमाक्षी। इसको बोल सकते हैं मोनोकेजियल साइमोज सहसीमाक्षी, अंग्रेजी में बोल देते हैं इसको मोनोकेजियल साइमोज। एक साखी का मतलब यहां ये एक साखी का मतलब एक स्थान से एक शाखा निकलेगी। मतलब कुल अगर बात यह है किस प्रकार के पुष्पक्रम में सबसे पहले क्या होगा, पुष्पावली वृंत के शीर्ष पर पुष्प बनेगा। ये देखिए पुष्पावली वृंत का शीर्ष और ये बन गया पुष्प। ये तो अर्थात इसकी वृद्धि कैसी होगी, सीमित। ये देखिए अब शीर्ष के नीचे एक बिंदु से एक शाखा निकलती है। कहीं से भी शीर्ष के नीचे, जैसे इस बिंदु से अगर शाखा निकलेगी तो एक निकलेगी, शाखा निकलेगी तो एक निकलेगी, शाखा निकलेगी तो एक निकलेगी, और उनके शीर्ष पर भी पुष्प बन जाएगा। ये उनके शीर्ष पर भी पुष्प बन गया, शाखा के शीर्ष पर भी पुष्प बनता है। और याद रखना यहां पर पुष्प सहपत्री होते हैं, ये आपके आगे आएगा, सहपत्र युक्त होते हैं। सहपत्र पुष्प के विपरीत दिशा में होते हैं। जैसे ये इधर पुष्प है, ये गोले पुष्प है, लाइन डंठल है, डंठल नहीं सॉरी शाखा है। अब ये पुष्प इसका ये सहपत्र, ये पुष्प इसका ये सहपत्र, ये पुष्प इसका ये सहपत्र। सबसे पहले पुष्पावली वृंत के शीर्ष पर पुष्प बना, शीर्ष के नीचे एक स्थान से एक शाखा निकली और उनके शीर्ष पर भी पुष्प बन गया। अगर एक स्थान से एक ही शाखा निकलती है तो उसको बोलते हैं एक साखी सहसीमाक्षी। पर यह शाखाओं में भी 2 पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है सारी शाखाएं एक तरफ निकले और यह भी हो सकता है कि शाखाएं एकांतर क्रम में पाई जाएं। मतलब सारी शाखाएं एक तरफ भी निकल सकती है और एक दूसरे के विपरीत दिशा में भी हो सकती है। जैसे मैंने पहला केस आपको पढ़ाया, ये ए नंबर लिख रहा हूं मैं। यहां आप देख रहे हो क्रमागत शाखाएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। ये यूं भी हो सकता था, ये देखिए शीर्ष पर पुष्प बन गया, शीर्ष के नीचे एक बिंदु से एक शाखा निकली, इसके शीर्ष पर भी पुष्प बन गया, दूसरे बिंदु से दूसरी शाखा निकली, पुष्प बन गया। ये देखिए, और जिधर पुष्प उसके विपरीत दिशा में सहपत्र दिखा दिया आपने। ये भी एक साखी है और ये भी एक साखी है। इनमें अंतर है कि यहां सारी शाखाएं एक तरफ निकली हुई है, यहां शाखाएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में निकली हुई है। तो पहली अच्छी बात जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो ये है, मैं इन दोनों को मिला के अगर एक साखी सहसीमाक्षी का वर्णन करूं तो ये इस तरह से आ जाएगा कि इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत के शीर्ष पर पुष्प बन जाता है, अर्थात पुष्पावली वृंत की वृद्धि सीमित होती है और पुष्पावली वृंत में शीर्ष के नीचे किसी एक बिंदु से एक शाखा निकलती है और उसके शीर्ष पर भी पुष्प बन जाता है। ये शाखाएं एक दिशा में भी निकल सकती है और एक दूसरे के विपरीत दिशा में भी निकल सकती है। चूंकि यहां 2 संभावनाएं बनती है, इसलिए एक साखी सहसीमाक्षी पुष्पक्रम भी हम 2 प्रकार का पढ़ते हैं, एक कुंडलिनी और एक वृश्चिकी। जैसे ये पहला मैं ए लिख रहा हूं, वृश्चिकी स्कॉर्पियोड, मोनोकेजियल स्कॉर्पियोड, और एक कुंडलिनी, ये कुंडलिनी। अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले वृश्चिकी की बात करें, मतलब ऐसा एक साखी सहसीमाक्षी पुष्पक्रम जिसमें क्रमागत शाखाएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है, उसको बोलते हैं वृश्चिकी। आप देख रहे हो क्रमागत शाखाएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में है और यहां पर पुष्प तला भी सारी क्रम में होंगे,
मतलब सबसे आधार, सबसे शीर्ष पर जो होगा वो सबसे पहले पकेगा, उसके बाद, इसके बाद, उसके बाद आने वाला पुष्प और बाद में, और सबसे बाद में आने वाला पुष्प सबसे बाद में। ये वृश्चिक की है और ये पाया जाता है सोलेनम नाइग्रम, मकोई में पाया जाता है। याद करने की बात है, सोलेनम नाइग्रम मकोई में यह पाया जाता है। मकोई, मकोई का बोटेनिकल नाम है। और एक है कुंडलिनी। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के एक शाखी सहसीमाक्षी पुष्पक्रम में सभी शाखाएं एक ही दिशा में निकली रहती है। आप देख रहे हो यहां सभी शाखाएं एक दिशा में हैं और यह पाया जाएगा एट्रोपा बेलाडोना में। बेलाडोना पादप का बोटेनिकल नाम है। शाखाओं के शीर्ष पर भी पुष्प बनाया है, पुष्पावली वृंत के शीर्ष पर भी पुष्प बनाया है और पुष्प तला भी सारी क्रम में लगेंगे। वही बात है, शीर्ष पर सबसे पहले पकेगा और आधार पर सबके बाद में पकेगा। अगर कोई ऐसा पुष्पक्रम है तो उसको बोलते हैं एक शाखी सहसीमाक्षी। दूसरा आ जाएगा द्विशाखी, द्वि मानी दो। इसका चित्र आपके एनसीईआरटी में बना हुआ, दो चित्र बने हुए पुष्पावली वृंत में, इसमें पुष्पक्रम में, सॉरी, पहला चित्र आप देख रहे हो उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो ऐसीमाक्षी पुष्पक्रम का है। और जो दूसरा चित्र है जिसके नीचे राइटर ने लिखा द्विशाखी सहसीमाक्षी, इसी को पढ़ाने के लिए मैंने इसके प्रकार पढ़ाए। द्वि मानी दो, ये देखो द्विशाखी सहसीमाक्षी, मतलब इसमें भी पुष्पावली वृंत के शीर्ष पर पुष्प बनेगा। सबसे पहले तो ये पुष्पावली वृंत, इसके शीर्ष पर पुष्प बन गया। अब शीर्ष के नीचे किसी एक बिंदु से दो शाखाएं निकलेंगी और ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के आमने सामने होंगी। यानी शीर्ष के नीचे किसी एक बिंदु से दो सम्मुख शाखाएं निकलती है, कहीं से भी शीर्ष के नीचे इस बिंदु से दो सम्मुख शाखाएं और इनके शीर्ष पर भी पुष्प बनेगा। शीर्ष के नीचे एक बिंदु से दो सम्मुख शाखाएं और इनके शीर्ष पर भी पुष्प बनेगा और जिधर पुष्प होगा उसके विपरीत दिशा में उनके सहपत्र होंगे। ये याद करने की बात है एक दफा है। और कल को अगर ये शाखाएं फिर शाखित होती है तो इन पर भी यही क्रम दोहराया जाता है। मतलब इनमें भी एक बिंदु से दो सम्मुख शाखाएं, ये देखिए दो सम्मुख शाखाएं आमने सामने, ये देखिए दो सम्मुख शाखाएं। आप देख सकते हो आपके एनसीईआरटी में ऐसा ही दिखाया गया है उस चित्र में। सबसे पहले शीर्ष पर पुष्प बना हुआ है और शीर्ष के नीचे एक स्थान से दो सम्मुख शाखाएं निकली हुई है जिनके शीर्ष पर भी पुष्प बना हुआ है और बार बार यही क्रम दोहराया जाता है। अगर ऐसा है तो उसको बोलते हैं द्विशाखी सहसीमाक्षी। और ये द्विशाखी सहसीमाक्षी कई सारे एग्जाम्पल इसके हैं, जैसे ये डाइएंथस पिंक में पाया जाता है। ये बढ़िया एग्जाम्पल है, याद करना पड़ेगा। डाइएंथस जिसको अपन पिंक के नाम से जानते हैं, ये उसमें होता है। बोगेनविलिया में होता है, याद करना है, बोगेनविलिया ये उसमें होता है। जैस्मीन चमेली में होता है, ये याद करना है। एक स्थान से दो सम्मुख शाखाएं हैं, इसे नाम हो गया द्विशाखी। एक और पढ़ोगे आप इसमें बहुशाखी, पोलिकेजियल, बहुशाखी पोलिकेजियल। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी पुष्पावली वृंत के शीर्ष पर पुष्प बनता है। सबसे पहले शीर्ष पर पुष्प बन गया, शीर्ष के निकट या शीर्ष के नीचे से एक स्थान से दो से ज्यादा शाखाएं निकलती है। यहां आया बहु, बहु माने बहुत, बहुत सारी शाखाएं निकलती है एक स्थान से। ये देखिए जैसे ये एक स्थान आ गया, यहां दो से ज्यादा शाखाएं निकलेगी और इन शाखाओं के शीर्ष पर पुष्प बन जाएगा। ये देखो एक स्थान से दो से ज्यादा शाखाएं निकाल दो। मैंने चार निकाली, आप चाहो तो तीन निकाल सकते थे, आप चाहो तो पांच निकाल सकते थे। और बाद में अगर ये शाखाएं शाखित होती है तो इन पर भी यही क्रम दोहराया जाता है। मतलब हर एक स्थान से दो से ज्यादा शाखाएं निकलेगी। ये देखिए हर स्थान से दो से ज्यादा, ये देखिए हर स्थान से दो से ज्यादा, हर स्थान से दो से ज्यादा शाखा निकलेगी। ये देखिए, ये देखिए हर स्थान से दो से ज्यादा और बाद में उन पर भी यही क्रम दोहराया जाता है। अगर कोई ऐसा है तो उसको बोलते हैं बहुशाखी सहसीमाक्षी पुष्पक्रम। और ये बहुशाखी सहसीमाक्षी पुष्पक्रम जो होता है, इसका सब दो एग्जाम्पल है, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल है हेमिला या हेमेलिया, एक ही बात है। और दूसरा एग्जाम्पल है केलोट्रोपिस, जिसे आप आक बोलते हो, आक जिसे गांव की भाषा में आंकड़ा बोल देते हैं,
उसमें यही प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। तो आप देख रहे हो कि अलग अलग शाखन का प्रकार है, इसीलिए आपने शाखन के आधार पर सहसीमाक्षी पुष्पक्रम के प्रकार पढ़े थे। ये था सहसीमाक्षी। एनसीईआरटी में ये द्विशाखी सहसीमाक्षी पुष्पक्रम का चित्र दिया हुआ है, और चित्र देख के अब आपको उसकी कोई भी जानकारी पूछे तो आराम से कर सकते हो आप। ये दोनों प्रकार के पुष्पक्रम समाप्त हो गए। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक प्रकार का पुष्पक्रम और पढ़ाऊंगा, विशेष प्रकार का पुष्पक्रम। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है पूरा, पर ये कभी कभी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, पुराने पेपर्स में भी इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए अपन एक विशेष प्रकार का पुष्पक्रम और पढ़ेंगे। और जो ये विशेष प्रकार का पुष्पक्रम है, इसमें कोई नियम कायदे लागू नहीं होते हैं। ये विशेष है, विशेष लोगों पर कोई भी नियम कायदे लागू नहीं होते हैं, इसीलिए यहां सारी बातें स्पेशल होंगी। तो अपन विशेष प्रकार का पुष्पक्रम और पढ़ लेते हैं। और विशेष प्रकार का पुष्पक्रम मैं आपको 3 प्रकार के पढ़ाऊंगा, होने को 3 से ज्यादा हो सकते हैं, पर अपन यहां 3 प्रकार का पढ़ेंगे विशेष प्रकार का पुष्पक्रम। 3 पढ़ लीजिए, मुख्य रूप से 3 पढ़ाने को मैं चौथा भी पढ़ा सकता हूं, पर अपन 3 ही पढ़ेंगे। पहला पढ़ाऊंगा मैं आपको हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम, इसकी चर्चा करेंगे अभी। दूसरा पढ़ेंगे आप मुझसे साइएथियम, इसकी चर्चा भी करेंगे आप। और तीसरा पढ़ेंगे अपन इसमें कूट चक्रिक। कूट चक्रिक की अंग्रेजी होती है वर्टिसिलास्टर। एक एक करके पढ़ लेते हैं। हाइपेंथोडियम, यहां पर पुष्पावली वृंत एक्चुअली फ्लास्क की आकृति का हो जाता है। 2 डायग्राम बना सकता हूं मैं इसको समझाने के लिए। ऐसा सा पुष्पावली वृंत, ऐसा सा, ये फ्लास्क की आकृति का पुष्पावली वृंत होगा, याद करना पड़ेगा। फ्लास्क की आकृति का पुष्पावली वृंत। पुष्पावली वृंत फ्लास्क की आकृति का होगा। चाहो तो एक दूसरे में दिखाऊं मैं अगर आपको, इसको भी फ्लास्क की आकृति ही माना गया है। फ्लास्क की आकृति का पुष्पावली वृंत होगा सबसे पहले। और इस पुष्पावली वृंत के शीर्ष पर एक छोटा छिद्र पाया जाता है। ये देखिए छिद्र, क्वेश्चन में भी देख सकते हो। इस छिद्र को आप बोलते हो ओस्टियोल। मैं इधर लिख देता हूं ओस्टियोल, या यहां लिख सकते हो आप ओस्टियोल। और इसके अंदर एक खोखली गुहा होती है। अब इस खोखली गुहा में एवरंती पुष्प लगे होते हैं। पुष्प कैसे बताया मैंने? एवरंती। देखिए खोखली गुहा में शीर्ष के नीचे एवरंती पुष्प लगे होते हैं। ये देखिए इस तरह से भीतरी भित्ति पर ये एवरंती पुष्प आ गए। इनमें वरंत नहीं है, ये याद करने की बात है, वरंत नहीं है इनमें। ये देखो ये सारे के सारे एवरंती पुष्प हैं। ये देखो सेसाइल फ्लावर्स, इनमें वरंत नहीं है। इस खोखली गुहा में शीर्ष के नीचे यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर ये देखो ये देखो एवरंती पुष्प लगे होते हैं। हम चाहो तो यहां पर भी बना सकते थे, इस छिद्र के निकट इसमें कई सारे एवरंती पुष्प लगे होते हैं। ये देखिए पुष्प एवरंती होंगे, बार बार कह रहा हूं। यहां पर पुष्प एकलिंगी और बंध्या होते हैं।
एक लिंगी का मतलब या तो पुष्प नर ही होगा और या पुष्प मादा ही होगा, दोनों में से केवल एक ही प्रकार के जननांग होंगे, या फिर उसमें किसी भी प्रकार के जननांग नहीं होंगे, मतलब यह बंध्य होता है। अब कौन सा किधर लगा होगा, यह खास बात है। इसमें से जो एकलिंगी नर होगा, मेल, वो ऊपर की ओर छिद्र के निकट होगा। यहां पर ऊपर की ओर मेल पुष्प होते हैं, मेल फ्लावर, मेल का मतलब उसपे पुमंग होगा परंतु उसपे जायांग नहीं होगा, मादा जननांग नहीं होगा उसमें, उसमें केवल नर जननांग होगा। और शायद इतना आप जानते हैं नर जननांग पुमंग होता है। तो छिद्र के निकट ऊपर की ओर तो मेल फ्लावर होंगे, ये देखिए मेल फ्लावर, और नीचे की ओर फीमेल फ्लावर होते हैं, फीमेल फ्लावर ये नीचे की ओर होंगे। और इन दोनों के बीच में कहीं पर बंध्य पुष्प होते हैं, स्टेराइल फ्लावर, वो इन दोनों के बीच में होते हैं। और अगर कोई ऐसा पुष्पक्रम है तो उसको हाइपेंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम कहते हैं। याद करने की बात है कि इसमें जो पुष्पावली वरंत होता है वो फ्लास्क की आकृति का हो जाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप देख रहे हो इसके शीर्ष पर छिद्र होता है जिसे ओस्टियोल कहते हैं, छिद्र के नीचे खोखली गुहा होती है, यहां पर जो पुष्प होते हैं वो एवरंती होते हैं, एकलिंगी और बंध्य प्रकार के पुष्प होते हैं। एकलिंगी में नर छिद्र के निकट होता है, मादा पेंदे में होती है, और इन दोनों के बीच में बंध्य पुष्प होते हैं। अगर कोई ऐसा पुष्पक्रम तो उसको हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम कहते हैं। अब एक खास बात, हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम पाया जाना मोरेसी कुल के पादपों की विशेषता है। कौन सा कुल बताया मैंने, मोरेसी कुल, याद करने की बात है, मोरेसी कुल इस कुल की विशेषता है। इसमें कई सारे पौधे आते हैं जैसे बरगद, एग्जाम्पल इंपोर्टेंट, पीपल, कुल्लर, अंजीर, और इन सब का वंश फाइकस होता है। बरगद फाइकस बेंगालेंसिस, पीपल फाइकस रेलिजियोसा, अंजीर फाइकस केरिका। तो एक क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट, फाइकस वंश में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। वंश वंश बोल रहा हूं, फाइकस वंश में भी हाइपेंथोडियम है, और मोरेसी कुल फैमिली बोले तो मोरेसी कुल में हाइपेंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। याद करने की बात थी ये आपने भी पहला प्रकार का पुष्पक्रम स्पेशल में पढ़ा और वो था हाइपेंथोडियम। चित्र देख लिया, वर्णन समझ लिया। दूसरा आ रहा है यहां पर आपके साइएथियम, साइएथियम ये लीजिए। अब ये क्या है साइएथियम, इस प्रकार के पुष्पक्रम में 5 सहपत्र चक्र आपस में संयुक्त होते हैं और एक प्याले नुमा संरचना बनाते हैं। यहां पर जो संरचना बनेगी वो प्याले नुमा होगी, इस तरह से। ये प्याले नुमा संरचना सहपत्र चक्रों के संयोजन से बनी है। ये यहां पर प्याले नुमा संरचना बनी है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर, प्याले नुमा संरचना। इसके सेंटर में, केंद्र में एक अकेला मादा पुष्प विकसित होता है। मादा पुष्प की संख्या देखना, एक, ये मैंने मादा पुष्प बनाया, सपोज करो नाम लिख देता हूं मैं इसका मादा पुष्प, और आपने संख्या में कितना बताया, ये एक। विशेषता क्या है, ये अत्यधिक हासित होता है, सवरंती होता है। मादा पुष्प आप इसमें वरंत देख रहे हो, इसकी विशेषता है सवरंती और अत्यधिक हासित, अत्यधिक हासित। ये एक क्लेमाइडियस होता है। एक क्लेमाइडियस का मतलब इसमें बाह्य दलपुंज और दलपुंज नहीं होते हैं। मैं लिख सकता हूं एक क्लेमाइडियस,
इसमें ना तो कोई मतलब, इसका मतलब हो गया माइनस बाह्य दलपुंज। पुष्प में 4 चक्कर होते हैं, आप जानते हो, उससे बाह्य दलपुंज नहीं है, इसमें दलपुंज भी नहीं है, और मादा है तो पुमंग पहले से ही नहीं है। इसमें केवल जायांग होता है, और उसमें भी केवल एक स्त्री केसर होता है। कितना स्त्री केसर? एक। केवल एक स्त्री केसर होता है। अगर कोई ऐसा पुष्प, अभी यहां पर मादा पुष्प की बात हुई कि इस प्याले नुमा संरचना के केंद्र में केवल एक अकेला मादा पुष्प होता है जो अत्यधिक हासित होता है। इसमें बाह्य दलपुंज दलपुंज नहीं होते, इसलिए इसको एक्लेमाइडियस बोलते हैं। इसके जायांग में केवल एक स्त्री केसर होता है और यह सैवरंती होता है। अब यह मादा पुष्प कई सारे नर पुष्पों से घिरा होता है। चेक चेक चेक, नर पुष्पों की संख्या मैंने कई सारी बताई है। ये देखें, ये नर पुष्प, ये देखिए नीली रेखा से मैंने नर पुष्प दिखाए हैं। मैं इनका नाम लिख देता हूं, नर पुष्प, मेल फ्लावर। पहली बात तो ये संख्या में कई हैं, अनेक। ये भी सैवरंती हैं, ये भी। और इनकी क्या विशेषता है? ये भी अत्यधिक हासित होते हैं। ये भी एक क्लेमाइडियस होते हैं, मतलब इनमें भी बाह्य दलपुंज और दलपुंज नहीं होगा, एक क्लेमाइडियस। खास बात, इनमें भी केवल एक पुंकेसर होता है, एक पुंकेसर युक्त होते हैं। अगर को ऐसा नर पुष्प और ऐसा अगर कोई पुष्पक्रम है तो उसको बोलते हैं साइएथियम पुष्पक्रम। यानी पूरी बात बताऊं मैं साइएथियम की, तो मैंने यूं कहा, इस प्रकार के पुष्पक्रम में सर्वप्रथम 5 सहपत्र चक्र आपस में संयुक्त होते हैं, इससे एक प्याले नुमा संरचना बनती है। इस प्याले नुमा संरचना के केंद्र में, सेंटर में, केवल एक अकेला मादा पुष्प होता है। ध्यान देना, मादा पुष्प की संख्या केवल एक है और यह सेंटर में है। यह मादा पुष्प सैवरंती होता है, अत्यधिक हासित होता है, लिखा हुआ है, एक क्लेमाइडियस होता है, इसमें केवल एक स्त्री केसर होता है। इसके चारों ओर कई नर पुष्प होते हैं, नर पुष्प संख्या में अनेक हैं। ये भी मादा पुष्प के समान अत्यधिक हासित होते हैं, एक क्लेमाइडियस होते हैं, सैवरंती होते हैं, इनमें केवल एक पुंकेसर होता है। अगर कोई ऐसा पुष्पक्रम है तो उसको साइएथियम पुष्पक्रम कहते हैं। अब इसकी दो इंपॉर्टेंट बातें, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां आपसे पूछ ले, नर पुष्प और मादा पुष्पों की संख्या का अनुपात बताओ, तो आप बता दोगे नर पुष्प तो कई सारे हैं, मेनी, और मादा पुष्प आपने बता दिया कितना, केवल एक। तो नर और मादा का अनुपात मेनी अनुपात 1। और यह एक ऐसा पुष्पक्रम है जो दिखने में पुष्प के समान दिखाई देता है। यानी साइएथियम की एक और बात आ गई, पुष्प समान पुष्पक्रम, मतलब ये दिखता फूल जैसा है लेकिन ये फूल नहीं होता, फूल तो अकेला होता है, और पुष्पक्रम में फूलों का गुच्छा होता है। तो आप देख रहे हो इसमें कई सारे पुष्प हैं, तो ये पुष्प समान पुष्पक्रम है। एग्जाम्पल, साइएथियम पुष्पक्रम U4BAC कुल के पादपों की विशेषता है। किसकी विशेषता बताया मैंने आपको? U4BAC कुल आपको याद करना पड़ेगा, जिसमें कई सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं। जैसे पोइनसेटिया, एक बढ़िया एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, पोइनसेटिया, ये इसमें हो जाता है। दो बढ़िया क्वेश्चन यहां पर लिखे हैं, पुष्प समान पुष्पक्रम साइएथियम, इसमें मादा और नर पुष्पों की संख्या का अनुपात, मादा पहले बोला तो 1 अनुपात अनेक, और नर और मादा बोले तो अनेक अनुपात 1। अगर कोई ऐसा पुष्पक्रम है तो उसको साइएथियम पुष्पक्रम बोल देते हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा पढ़ लेते हैं, वर्टिसिलास्टर, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं कूट चक्रिक, याद आता है, कूट चक्रिक, ये याद करने का है। इसमें चित्र से देखेंगे और इसको भी एक बार पढ़ लेंगे। कूट चक्रिक, ये रहा, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको वर्टिसिलास्टर। कूट मानी झूठा, चक्रिक मतलब चक्र, मतलब आपको किसी बिंदु पर ऐसा लगेगा जैसे कोई पुष्पों का चक्र बन गया हो, वो बनेगा नहीं, बस आपको लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं वर्टिसिलास्टर को। सबसे पहले इस प्रकार के पुष्पक्रम में किसी भी एक बिंदु पर
द्विशाखी सहसीमाक्षी पुष्पक्रम बनता है। जैसे ये बिंदु ले लिया मैंने समझाने के लिए। अब इस पर पहले द्विशाखी सहसीमाक्षी। द्विशाखी सहसीमाक्षी का मतलब एक बिंदु से दो सम्मुख शाखाएं निकलेंगी और उनके शीर्ष पर पुष्प बन जाएगा। ये बन गया पुष्प। कल कोई अगर इन शाखाओं पर पुष्प बनता है तो इन पर भी ऐसा ही, इससे भी दो सम्मुख शाखाएं निकलेगी। ये देख लीजिए, ये 2 नंबर की शाखा। कल को इधर से भी दो सम्मुख शाखाएं, ये देखिए ये 2 नंबर। कल को ये शाखित होता है तो इससे भी आमने सामने दो सम्मुख शाखाएं निकलेंगी, ये 3 नंबर। कल को इस पर होता है तो इस पर भी ऐसी व्यवस्था होगी। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि पहले तो द्विशाखी सहसीमाक्षी पुष्पक्रम विकसित होगा, जो बाद में एक शाखी वृश्चिकी प्रकार के पुष्पक्रम में समाप्त होता है। यानी पहले तो हर स्थान से 2 निकलेगी, बाद में हर स्थान से 1 निकलेगी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में निकलना चालू हो जाएगी। मतलब जो पहले द्विशाखी हो और बाद में एक शाखी वृश्चिकी में परिवर्तित हो जाए उसको बोलते हैं कूट चक्रिक। मतलब यहां पर पहले तो द्विशाखी सहसीमाक्षी, बाद में एक शाखी वृश्चिकी। अगर कोई ऐसा पुष्पक्रम बन जाता है तो उसको बोलते हैं कूट चक्रिक प्रकार का पुष्पक्रम, वर्टिसिलास्टर। तो पहले द्विशाखी सहसीमाक्षी पुष्पक्रम, बाद में एक शाखी वृश्चिकी। और ये वर्टिसिलास्टर जो होता है वो पाया जाता है लेबिएटी कुल के पादपों की विशेषता है। ये लेबिएटी कुल, जिसका एक और नाम है लेमिएसी कुल। ये तुलसी कुल बोल देते हैं इसको, तुलसी कुल। तुलसी आ जाता है इसमें, साल्विया आ जाता है इसमें इनमें इसी प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, कूट चक्रिक। याद करने की बात है, पहले द्विशाखी और बाद में एक शाखी वृश्चिकी। ये विशेष पुष्पक्रम लिखने को आपके नोट्स में एक और लिखा हुआ है, सीनोएथियम, किसी काम का नहीं है वो। इसमें पुष्पावली वरण जो होता है एक्चुअली वो सोकर शेप्ड हो जाता है। ये एक स्पेशल आकृति है सोकर शेप्ड। बाकी विशेषताएं इसकी हाइपेंथोडियम के समान ही है। डॉट सीनिया में होता है ये मैंने सीनोएथियम क्यों इसलिए बोला है क्योंकि उसमें लिखा हुआ आएगा आपके नोट्स में। बाकी ये किसी काम का नहीं है। अगर मैं नहीं बोलता तो डाउट सेक्शन में भर भर कर डाउट आते हैं, इसलिए। बाकी अब उसमें डाउट की कोई संभावना नहीं है, उसको आप छोड़ भी सकते हो। आप 3 ही पढ़े, एक हाइपेंथोडियम, एक साइएथियम और एक कूट चक्रिक। ये विशेष प्रकार के पुष्पक्रम थे। अब मैं आपको इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स और पढ़ाऊंगा भी। ये स्पेशल पॉइंट्स आपको याद करने, लर्न करने। इन पर कोई क्वेश्चन सीधा आएगा तो आप कर दोगे। ये बहुत ज्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी हो रहा है, पर जैसे आप कोई गाइड करो, कोई बुक करो तो क्या पता उसमें लिखा हुआ आ जाए। इसलिए मैं एकदम से बाहर जाकर, एनसीईआरटी से बहुत बाहर जाकर कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपको पढ़ाऊंगा। जैसे स्पेशल पॉइंट्स में अपन एसीमाक्षी के कुछ स्पेशल पढ़ेंगे ध्यान से। जैसे एसीमाक्षी में मैं आपको केवल एक स्पेशल पढ़ाऊंगा और वो है मुंडक पुष्पक्रम। याद रखें, मुंडक पुष्पक्रम। इसको अपन एक और नाम जानते हैं, शीर्ष पुष्पक्रम। मुंडी को शीर्ष भी बोल देते हैं, हेड या कैपिटुलम अंग्रेजी में। सबसे पहले तो ये कंपोजिटी कुल के पादपों की विशेषता है, आप याद करोगे इसको। कंपोजिटी कुल की विशेषता है कंपोजिटी कुल, जिसपे सूर्यमुखी आ जाता है। याद रखें, सूर्यमुखी। पहला एक क्वेश्चन और है, सूर्यमुखी, गेंदा, और भी बहुत सारे पौधे। सूर्यमुखी क्या है? तो कई लोग बोलेंगे एक पुष्प है। नहीं, पुष्प नहीं है वो एक पुष्पक्रम है। बोलोगे सर अंतर क्या है? पुष्प एक होता है और एक पुष्पक्रम में हजारों पुष्प होते हैं। तो सूर्यमुखी तो पुष्पक्रम है। हाँ, ये पुष्पक्रम ऐसा है जो पुष्प जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल साइएथियम के समान बात है। ये पुष्प समान पुष्पक्रम, ये पुष्प के समान दिखाई देने वाला पुष्पक्रम है। और सबसे बड़ी बात,
ये सबसे विकसित पुष्पक्रम माना जाता है, ये याद रखेंगे, सबसे विकसित पुष्पक्रम है ये। ध्यान देना, ये मैंने खासकर ये बात पढ़ने के लिए ही आपको पढ़ाया है कि ये सबसे विकसित प्रकार का पुष्पक्रम माना जाता है, ये याद करेंगे। सबसे विकसित प्रकार का पुष्पक्रम मुंडक पुष्पक्रम माना जाता है, शीर्ष पुष्पक्रम माना जाता है, कंपोजिटी कुल में होता है। इवन कंपोजिटी नाम जो है ना वो कैपिटुलम यानी मुंडक पुष्पक्रम के आधार पर ही पड़ा हुआ है। एक क्वेश्चन इस तरह से आता है, एक वैज्ञानिक सूर्यमुखी को एक पुष्प कहकर पुकार रहा है, तो वह क्या गलती कर रहा है? सीधी सी बात है, सूर्यमुखी पुष्प नहीं है, वो पुष्पक्रम है, वो यही गलती कर रहा है। खैर, अब देखो ये जो मैंने आपको पढ़ा है ये आपके सारे पुष्पक्रम आ गए। इसमें मुख्य मुख्य चीजें मैंने आपको बता दी। आपको ये सब चीजें याद ही करनी पड़ेगी, स्पेशली चित्र के सहारे से अगर आप याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। चित्र के सहारे से याद कीजिए, सारी चीजें अच्छे से याद हो जाएगी। हालांकि आपके सिलेबस में कुछ फैमिलीज आएंगी, फैमिलीज में मैं कुछ फैमिलीज के पुष्पक्रम आपके यहां लिख देता हूं, जैसे क्रूसीफेरी फैमिली, ये दूसरा स्पेशल पॉइंट आ गया। आप आगे पढ़ोगे, अब ये याद करना है, क्रूसीफेरी कुल में होता है एसिमाक्सी एसिमाक्स, एसिमाक्सी है, उसमें कौन सा प्रकार है? एसिमाक्स। अब पढ़े नहीं है वैसे ये, पर याद रखेंगे इसमें सैवरंती पुष्प होते हैं। ऐसा एसिमाक्सी जिसमें सैवरंती पुष्प हो। ऐसे मालवेसी फैमिली में आप एकल पुष्प पढ़ेंगे, एकल पुष्प पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में आएगी फाबेसी फैमिली, उसमें आप पढ़ेंगे एसिमाक्सी एसिमाक्स। ये याद करने हैं, इनमें कोई बहस नहीं होनी चाहिए, ये याद करने हैं। ऐसे सोलेनेसी पढ़ोगे आप, सोलेनेसी में आप सेसिमाक्सी पुष्पक्रम पढ़ोगे। ऐसे आप इसमें आपके कोर्स में लिलिएसी है, उसमें कई प्रकार के पुष्पक्रम होते हैं, पर एनसीईआरटी सेसिमाक्सी लिखती है तो आपको सेसिमाक्सी याद करना पड़ेगा। ऐसे आपके कोर्स में ग्रेमेनी फैमिली पहले थी, अब नहीं है, पर क्या पता पूछ ले तो इसका याद कर लेना, स्पाइकलेट पुष्पक्रम होता है। और कंपोजिटी का मैंने अभी अभी बता दिया आपको, कंपोजिटी इसमें होता है आपके मुंडक पुष्पक्रम। ध्यान से ये याद करने की बातें हैं। एक क्वेश्चन बहुत पुरानी सीबीएसई में आया हुआ है कि संयुक्त छत्रक किस कुल की विशेषता है? संयुक्त छत्रक जो होता है वो होता है आपके एपीएसी फैमिली में। मैं लिख देता हूं, यहां जगह नहीं है, साइड में लिख रहा हूं, याद करना है। ये क्या होता है तुम्हारे काम की बात नहीं है, भूल जाना, बस याद करना। एपीएसी या अम्बेली फेरी कुल, उसमें संयुक्त छत्रक होता है। इसमें सौंफ, जीरा, गाजर, धनिया, धनिया का नाम कहीं भी आए इंपॉर्टेंट माना जाए। धनिया में कौन सा पुष्पक्रम होता है? संयुक्त छत्रक प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। ये सारा मसाला समाप्त हो गया पुष्पक्रम का। ये दो स्पेशल पॉइंट है, ये याद करने हैं, इन पे कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि आपके सिलेबस से ज्यादा मैंने पहले ही बहुत पढ़ा है। अब मैं इन सबको बताऊंगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम वेस्टेज प्रोसेस है, इसलिए आप इनको तो याद करेंगे और जो डिटेल में पढ़ा है वो पढ़ लोगे। अब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी के चित्र देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि एनसीईआरटी में तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। ये हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया और वो कौन सा था? पुष्पक्रम। अगली क्लास में इसके आगे से, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।